पीपीएफएस के ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर राज मेहता हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ईवीपी है, फंड मैनेजर हैं और रिसेंटली ही इन्होंने इस फंड को मैनेज करना शुरू किया है। और इनफैक्ट अगर आप सोच रहे हैं कि ईएलएसएस फंड है, टैक्स सेवर फंड है, तो शायद टैक्स सेविंग ही आपको इस तरीके के फंड में मिलती है, परफॉर्मेंस शायद उतनी एनकरेजिंग नहीं रहती है। तो इस मिथ को मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि अगर आप इस फंड की परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 1 साल में 5.5% के रिटर्न बने हैं, 3 सालों में 16%, 5 सालों में 19% और सिंस इंसेप्शन 2019 में ये फंड आया था तब से लेकर अब तक मोर देन 20% तक के रिटर्न्स आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन क्या फिलॉसफी रहती है टैक्स सेविंग फंड की या इस पर्टिकुलर फंड की, इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। राज नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट टैक्स सेविंग फंड पर जाएं, उससे पहले ये जान लेते हैं कि सेविंग का मौका मिलेगा अगले 1 साल 2 साल में, पैसा बनेगा मार्केट में कि नहीं, क्या आउटलुक है मार्केट को लेकर? जी, टैक्स सेवर फंड का एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो है 3 साल का लॉक इन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इक्विटी एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, तो ये लॉक इन जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करता है काफी निवेशकों के लिए। अगर मार्केट्स नीचे जाता है तो काफी इन्वेस्टर्स को ये होता है कि मैं रिडीम कर लूं, पर ये लॉक इन की वजह से रिडीम नहीं कर पाते और उसकी वजह से टैक्स सेवर में जो रिटर्न्स है काफी अच्छे मिल जाते हैं एंड इन्वेस्टर्स को बिकॉज ऑफ दिस लॉक इन। तो इसलिए ये टैक्स सेवर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। जैसे जैसे ज्यादा टैक्स पेयर्स ओल्ड रेजिम से न्यू रेजिम में जा रहे हैं, इसका रेलेवेंस थोड़ा कम होते जा रहा है फ्रॉम अ टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू। बट उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि हम इसको पोजीशन कर रहे हैं एज अ इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड। सो हमारी 2 फंड्स है, फ्लेक्सी कैप एंड ईएलएसएस टैक्स सेवर। ब्रॉडली इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी एंड स्ट्रैटेजी सेम रहता है, डाइवर्सिफाइड फंड्स है दोनों। जिन निवेशकों को फॉरेन स्टॉक्स में निवेश नहीं चाहिए तो वो ईएलएसएस देख सकता है एज अ इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड। और इसमें कैश भी मैक्सिमम 20% तक जा सकता है कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप जहाँ पे कैश कॉल ज्यादा ले सकते हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे हमने देखा है कि काफी इन्वेस्टर्स इसको एज अ इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड भी देखते हैं और ये लॉक इन का जो फीचर है वो एक्चुअली निवेशकों के लिए अच्छा काम करता है। ओके तो इनफैक्ट जो आपने अभी कहा राज, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगी, मैं एक एक करके उन पर पूछती हूँ। पहले तो आपने कहा कि 3 इयर्स का जो लॉक इन है वो इम्पोर्टेंट है। एनी विच वेज जब भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन आप कैसे बैलेंस करते हैं वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग रन में विद दिस कंपल्सरी 3 ईयर लॉक इन? दूसरी बात, ये लॉक इन सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है या फिर जो पोर्टफोलियो आपने कॉम्पोजिशन किया है, जो बनाया है, उसको लेकर भी कुछ इस तरीके के नॉर्म्स हैं? जी, हमारी स्ट्रैटेजी जैसे मैंने कहा कि फ्लेक्सी कैप में भी सेम है। तो ब्रॉडली हम लॉन्ग टर्म फिलोसॉफी से चलते हैं, जहाँ पे हम कोई भी कंपनी में निवेश करते हैं तो वो 5 इयर्स मिनिमम होराइजन लेके चलते हैं कि ये कंपनी में निवेश करना है और प्रमोटर के साथ चलना है ये कंपनी के अप्स एंड डाउन में। तो बिकॉज हमारा होराइजन 5 इयर्स प्लस है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एंड इन्वेस्टर का भी टाइम होराइजन वही हो। तो एक्चुअली ये जो ईएलएसएस का जो लॉक इन है वो एक्चुअली अच्छी तरीके से काम करता है और हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ऐसी कंपनी में निवेश कर सके जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा अंडर परफॉर्म करे बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न ज्यादा दे सकता है। हाँ, इसे एक इंडिया फोकस फंड के तौर पर देखना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इंडिया फोकस्ड इन द सेंस कि जो थीम है इस फंड की वो डोमेस्टिक थीम्स पर ज़्यादा है, वहाँ आप ज़्यादा बेट करें, एग्जैक्टली कैसे आप डिफाइन करेंगे इसे? मैंने इंडिया फोकस्ड इसलिए कहा क्योंकि जो दूसरा फंड है हमारा फ्लेक्सी कैप फंड जो बहुत जाना जाता है, उसमें थोड़ा प्रपोर्शन फॉरेन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है जो ईएलएसएस के फंड में अलाउड नहीं है, इसलिए इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड कहा। कमिंग टू थीम्स, तो ऐसा नहीं है कि खाली डोमेस्टिक फोकस्ड, इसमें आईटी कंपनीज भी है, फार्मा कंपनीज भी है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो ऐसा नहीं है कि खाली डोमेस्टिक ओरिएंटेड थीम्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। कोई भी इंडिया लिस्टेड कंपनीज में निवेश कर सकते हैं बट ब्रॉडली ऑन अ वैल्यूएशन बेसिस भी रीजनेबल होनी चाहिए ये कंपनीज। ओके। अच्छा चलिए, अब इसके कॉम्पोजिशन को धीरे धीरे करके समझ लेते हैं। पहले तो ये बताइए कि एक चीज़ तो क्लियर हुई अब तक की कॉन्वर्सेशन से कि ये कोई
प्योरली टैक्स सेविंग फंड नहीं है, बल्कि एक अच्छे रिटर्न जनरेट करने वाला फंड भी है। और हमने इनफैक्ट पास्ट परफॉर्मेंस देखी भी। तो ये जो मिथ होता है कि शायद ELSS टैक्स सेविंग फंड लेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। परफॉर्मेंस हमारे सामने है। लेकिन अगर हम अब इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इक्विटी में कितना है, मनी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कितना है, अभी कैश पर आप कितना बैठे हुए हैं या फुल्ली इन्वेस्टेड है, क्या एग्जैक्टली कॉम्पोजिशन है अभी फंड का? जी, अभी रफली 86 से 87% इन्वेस्टेड है इक्विटीज में। बाकी का जो 13-14% है वो कैश में है, और वो कैश में से थोड़ा बहुत डिप्लॉय करते हैं हम शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। लगभग 10 से 11% शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के जो रेट्स है वो बेटर है कंपेयर टू ओवरनाइट मनी। तो इसलिए हम कॉल लेते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर द स्प्रेड्स आर। या तो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं या ओवरनाइट मनी में डालते हैं, बट ओवरऑल कैश लेवल्स है 13 से 14% के आसपास। ओके। और जो इक्विटी में आपका एक्सपोजर है 86 to 87%, राज, इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करेंगे कि आपने लार्ज कैप्स, मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स का कॉम्पोजिशन कैसा रखा है? कोई कैप भी होती है क्या किसी मार्केट कैप कैटेगरी को लेकर? जब हम कोई भी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो ऐसा नहीं देखते कि वो मिड कैप है कि स्मॉल कैप है कि लार्ज कैप है। हमारे जो फिल्टर्स है, क्वांटिटेटिव फिल्टर्स है, जहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कोई परसेंटेज के ऊपर होना चाहिए या डेट टू इक्विटी ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो सब फिल्टर्स के बाद प्रमोटर क्वालिटी आती है। प्रमोटर क्वालिटी का फिल्टर भी क्रॉस करता है तो बिजनेस पे आते हैं। बिजनेस में अगर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग पावर है, या एक या दो प्लेयर ही है वो इंडस्ट्री में, तो हमें वो बिजनेस पसंद आता है। एंड लास्टली वैल्यूएशंस पे आता है, जहाँ पे वैल्यूएशंस रीजनेबल होते हैं तो ही निवेश करते हैं ऐसे कंपनी में। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले देखते हैं कि लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है, ओवरऑल बेसिस पे एनालाइज करते हैं और फिर उसमें निवेश करते हैं। जब निवेश करते हैं तब हम देखते हैं कि ये कंपनी का मार्केट कैप कितना है, डेली वॉल्यूम्स कितना है। डिपेंडिंग ऑन दैट वो पोजीशन साइजिंग डिपेंड करता है, मिड स्मॉल है कि लार्ज है उसके ऊपर। तो अभी अगर देखने जाए तो मेजॉरिटी जो 86-87% इन्वेस्टेड है इक्विटीज में, उसमें से 80% लगभग लार्ज कैप्स में होगा, बाकी 6 से 7% मिड एंड स्मॉल कैप्स में होगा। इसका कारण ये है कि अभी ओवरऑल बेसिस पे देखने जाए तो मिड एंड स्मॉल कैप्स थोड़ा एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन कंपेयर टू देयर हिस्टोरिकल एवरेजेस भी एंड ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस भी। इसलिए हमें लार्ज कैप्स अभी ज्यादा पसंद है एंड 80% लगभग उसमें इन्वेस्टेड है। अच्छा, वैसे आपके पास फ्रीडम है कि आप कितना भी परसेंटेज एलोकेशन किसी भी मार्केट कैप में रख सकते हैं या कोई कैपिंग है? जी, ये प्योरली डाइवर्सिफाइड फंड है, तो ऐसा कोई कैपिंग नहीं है कि इधर भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर वैल्यूएशंस आर एट। तो यानी अभी करंट मार्केट सिचुएशन में आप लार्ज कैप्स में ज़्यादा इन्वेस्टेड है कंपैरेटिव टू मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, करेक्ट? और ये कॉम्पोजिशन जो इंक्लाइन है टुवर्ड्स लार्ज कैप, ये रिसेंटली चेंज हुआ है? पिछले कितने समय में ये बदलाव हुए हैं या फिर कब से इस तरीके का कॉम्पोजिशन कैरी हो रहा है? ये लगभग 1.5-2 साल से चलते आ रहा है। उसके पहले 2020 से 22-23 के बीच में हमारा मिड एंड स्मॉल कैप्स में लगभग एक्सपोजर 30 से 35% था, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम करते गए बिकॉज वैल्यूएशन उधर ज्यादा बढ़ गए थे। अच्छा, मैं इस फंड की और डिटेल समझूं तो एक उससे पहले क्विकली क्वेश्चन मिड कैप स्मॉल कैप्स पर भी। राज, आपने कहा वैल्यूएशंस महंगी हैं। इनफैक्ट मिड कैप्स में तो स्टॉक्स ऐसे ऐसे भी जो 50%, 60%, 70% तक करेक्ट हो गए हैं। PSU बास्केट में देखिए, तो इस करेक्शन के बावजूद भी ये आपको महंगे लग रहे हैं या कहीं कुछ या फिर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ इस सवाल को, कंफर्ट कुछ पॉकेट्स हैं मिड कैप्स में जहां पर दिख रहा है वैल्यूएशंस के हिसाब से, और महंगी कौन सी पॉकेट्स लग रही हैं ज़्यादा, या फिर ओवरऑल अभी आपको एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस ओवरऑल दिख रहे हैं मिड कैप्स की? डेफिनेटली मिड कैप्स में इंडिविजुअल स्टॉक, इंडिविजुअल कंपनी बेसिस पे जाए तो बेहतर रहता है, क्योंकि हर कंपनी अलग रहती है और हर कंपनी का साइज, इंडस्ट्री साइज सब अलग रहता है। बट ओवरऑल बेसिस पे अगर देखें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, बट ऑन अ सिलेक्टिव बेसिस कोई कंपनी ऐसी मिल जाती है जो ज्यादा करेक्ट हो गई है या उसके अर्निंग्स गिरे ही नहीं है बट वैल्यूएशन उधर के उधर ही है, तो अगर टाइम करेक्शन के बाद ये वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल हो जाते हैं तो उसमें भी निवेश कर सकते हैं। तो सिलेक्टिव बेसिस पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस मुझे लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स आर स्टिल एक्सपेंसिव। अगर मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस में से आप ऑयल एंड गैस कंपनीज या कोई PSU कंपनीज निकाल दे तो ओवरऑल वैल्यूएशंस आर 40, 45, 50 टाइम्स, तो बहुत ही एक्सपेंसिव है कंपेयर टू देयर हिस्टोरिकल एवरेजेस आल्सो। ओके। अच्छा, अब जो आपका इक्विटी एलोकेशन टुवर्ड्स लार्ज कैप इंक्लाइंड है, अब उसको समझ लेते हैं।
तो किन पॉकेट्स पर आप ओवरवेट है, इन जनरल कहाँ अंडरवेट है? जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ओवरवेट है, इंडेक्स में काफी वेटेज है उसका, लेकिन हमारा लगभग 20% इन्वेस्टेड इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। उसमें टॉप 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है हमारे पोर्टफोलियो में। उसके अलावा आईटी कंपनीज जो है, लार्ज कैप आईटी कंपनीज, वी लाइक देम। जो एआई का डर है कि आईटी कंपनीज ग्रो नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ एआई, वो एक मिथ है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग रियलाइज करेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे एआई को सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए आईटी सर्विसेज कंपनीज की जरूरत पड़ेगी, और इवेंचुअली ग्रोथ आएगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन होगा, बट इवेंचुअली ग्रोथ आएगा आईटी कंपनीज में भी। उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स एक सेक्टर है जहाँ पे हमारा एक्सपोजर अच्छा खासा है, और जीएसटी रेट कट्स के बाद हमने देखा है कि डिमांड काफी पिकअप हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो एक सेक्टर है, हमें अच्छा लगता है। और सिलेक्ट पीएसयूज कंपनीज है। सो ओवरऑल हमारा फिलोसफी कंपनीज को ऑन अ बॉटम्स अप बेसिस इवैल्यूएट करना है रादर देन सेक्टोरल अंडरवेट ओवरवेट। तो इसकी वजह से आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनीज ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस अलग अलग सेक्टर से आती है। इनफैक्ट मैं देख भी रही थी बैंक फाइनेंशियल्स पर ओवरऑल आपका मतलब अराउंड 25-27% के आसपास का एक्सपोजर है। ऑटोमोबाइल्स में भी 15-16% का है, आई टेक्नोलॉजी में 11% के आसपास का है। तो ये इंटरेस्टिंग है। और इनफैक्ट आईटी पर जो आपने बात की, मैं उसी पर कंटिन्यू करते एक चीज़ जानना चाहती हूँ। इनफैक्ट जो आपने एआई की बात की, रिसेंटली कई ऐसी ब्रोकरेज हाउसेस की, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि जो यूएस की एआई कंपनीज हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही हैं और उसका बेनिफिट इंडियन कंपनीज को मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड। आप आईटी को लेकर एज अ बास्केट कैसे देख रहे हैं, या फिर आईटी को लग रहा है कि बहुत सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां पर अभी ध्यान दिया जा सकता है? जी, ओवरऑल लार्ज कैप आईटी स्पेस काफी रीजनेबल है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, और ये सारी जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है बहुत ही ज्यादा फ्री कैश फ्लोज थ्रो करते हैं एवरी ईयर, तो उसकी वजह से जो फ्री कैश फ्लो यील्ड है ये कंपनीज का बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये सब कंपनीज डिविडेंड्स, बायबैक्स के रूप में इन्वेस्टर्स को पैसा वापस देती है, तो उसके वजह से भी ये कंपनीज इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है। बट अगर मिड कैप आईटी कंपनीज की बात करें, नीश आईटी कंपनीज की बात करें, तो हमने देखा है कि इनके वैल्यूएशंस ज्यादा रहे हैं फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स। सो हमारा एक्सपोजर उसमें था टिल 22-23, बट जैसे ही उसमें थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन होते हुए देखा, हमने उसमें से एग्जिट करके लार्ज कैप आईटी की तरफ शिफ्ट हो गए हम। ओके ओके, तो लार्ज कैप आईटी पर ज़्यादा बेट कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर जो पोजीशन है अकॉर्डिंगली बनाई गई है। अच्छा, बैंक्स पर राज, आपने कहा बड़े बैंकों पर आप ओवरवेट हैं, और बैंक स्टॉक्स ना तो मार्केट की करेक्शन में, बड़े बैंक स्टॉक्स इनफैक्ट ना तो मार्केट की करेक्शन में करेक्ट हुए हैं ज़्यादा, और जो स्ट्रेंथ हमने कोविड से लेकर अब तक बनते हुए देखी वो ज़्यादातर बैंकों में होल्ड होते हुए दिखाई दे रही है, मोर और लेस। नई एंट्रीज के हिसाब से आपको बड़े बैंक्स कैसे लग रहे हैं? वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी है, या फिर जिन लेवल्स पर आपने एंट्री ली है वो आपको कंफर्ट दे रहा है? कैसे एग्जैक्टली आप प्लेस्ड हैं इस पूरे ही स्पेस को लेकर? करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से भी कंफर्टेबल है इन टर्म्स ऑफ एडिंग मोर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। हमने देखा है कि कोविड से लेकर अब तक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने मार्केट को इनफैक्ट अंडर परफॉर्म किया है। लास्ट 1 साल अच्छा रहा है बैंक्स के लिए, बट बिफोर दैट अगर देखें तो 4 साल किधर भी नहीं हिले थे लार्ज बैंक्स। तो हमने देखा है कि लास्ट 1 साल में काफी रिकवर हुए हैं बैंक्स, बट एट द सेम टाइम अगर लॉन्गर टर्म रिटर्न्स देखें तो वैल्यूएशंस उनके खुद के हिस्टोरिकल एवरेजेस से काफी कम है। एंड जो क्रेडिट ग्रोथ का जो प्रॉब्लम था वो भी अभी धीरे धीरे सॉल्व होते हुए दिख रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स रेट में कट किया है, जीएसटी रेट कट किए, इंटरेस्ट रेट्स एकदम कट किए, तो उसकी वजह से जो डिमांड है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट वो वापस आती हुई दिख रही है, एंड आगे जाके ग्रोथ का भी प्रॉब्लम नहीं होगा ये बैंक्स को, एंड बैलेंस शीट्स एकदम ही क्लीन है ये कंपनीज की, तो ओवरऑल बेसिस पे अभी भी बहुत ही कंफर्टेबल है वैल्यूएशन। ओके, तो बड़े बैंकों को लेकर व्यू अभी भी पॉजिटिव है, वैल्यूएशंस का कंफर्ट है, ग्रोथ का कंफर्ट है। रुक इसी के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद थोड़ा ऑटोमोबाइल्स पर चर्चा करेंगे, स्मॉल कैप्स में ओवरऑल होल्डिंग कितनी है इस फंड की वो समझने की कोशिश करेंगे, और भी बारीकियां जानेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज हम बात कर रहे हैं पराग पारी के एलिसिस टैक्स सेवर फंड की, और इसी पर चर्चा करने के लिए राज मेहता हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ईवीपी फंड मैनेजर हैं
इस फंड के। और आज ऑटोमोबाइल्स पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा ऑटोमोबाइल्स पर भी आप ओवरवेट हैं, और ऑटोमोबाइल्स में भी स्पेशली जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट रहा है, बारिंग टाटा मोटर्स, ज़्यादातर कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। रिकॉर्ड हाइज हमने बनते हुए देखे हैं। सिमिलर केस हमने टू व्हीलर्स में देखा है, पर चाहे बजाज, हीरो या फिर टीवीएस हो। अभी व्यू क्या है आपका यहाँ इस तेज़ी के बावजूद आगे की ग्रोथ को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर? टू व्हीलर्स वर्सेस फोर व्हीलर्स, कैसे आप कंफर्टेबल हैं, क्या व्यू है? नहीं, लास्ट पॉइंट पे आए पहले, अगर टू व्हीलर्स वर्सेस फोर व्हीलर्स, तो हम ज्यादा कंफर्टेबल है फोर व्हीलर्स में इन्वेस्टेड रहने का, बिकॉज टू व्हीलर्स में जो है कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हो गई है। इलेक्ट्रिफिकेशन जो थीम है वो टू व्हीलर्स में ज्यादा फास्ट प्ले होते हुए दिख रहा है, एंड उसमें काफी सारे नए प्लेयर्स भी आ गए हैं। तो उसकी वजह से आगे जाके प्रेडिक्ट करना कि कौन सा कंपनी विनर रहेगा वो डिफिकल्ट है, एंड ये पॉइंट्स पे वैल्यूएशंस पे एंटर करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। फोर व्हीलर्स की अगर बात करें तो लिस्टेड कंपनीज में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति है, ये दो कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में है, और हम बहुत ही कंफर्टेबल है ये दोनों कंपनी से। रीजन ये है कि एक कंपनी जो है वो एसयूवीज में ज्यादा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज्यादा मार्केट शेयर है, और दूसरी कंपनीज जो है वो स्मॉलर कार्स में है एंड हाइब्रिड व्हीकल्स में। तो हम ओवरऑल ऑन अ बास्केट बेसिस पूरा पैसेंजर व्हीकल का जो बास्केट है उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। और हम, जैसे हमने कहा कि जीएसटी रेट कट की वजह से डिमांड बहुत ही टाइम के बाद वापस आई है, और हम ये आगे जाते भी डिमांड अच्छी देख रहे हैं पैसेंजर व्हीकल्स में। वैल्यूएशंस इतने भी रीजनेबल नहीं है इन फोर व्हीलर्स कंपेयर टू 1 ईयर और 18 मंथ्स बैक, बट इतने भी महंगे नहीं है। ओवरऑल वैल्यूएशंस ओके है। ओके और कंज्यूमर स्टेपल्स हुए या एफएमसीजी हुए, यहाँ पर भी आप इन्वेस्टेड हैं क्या? और अगर हाँ तो किस तरीके से आपने प्लानिंग की है इन्वेस्टमेंट्स की? जी, ये सेक्टर में हमारी दो इन्वेस्टमेंट्स है, एक है आईटीसी और दूसरा है जाइडस वेलनेस। दोनों ही वैल्यूएशन में एकदम रीजनेबल है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बाकी का पैक देखें तो वैल्यूएशन बहुत ही एक्सपेंसिव है, एंड खास करके ये कंपनीज में ग्रोथ नहीं आया है लास्ट 3-4 साल में। वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं है, प्राइसिंग ग्रोथ भी नहीं है। उसकी वजह से अगर वैल्यूएशन बहुत ही हाई है एंड वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है तो टाइम करेक्शन देखने मिलता है, खास करके ये एफएमसीजी कंपनीज में। तो हमारा सोचना ये है कि ये सेक्टर ऐसा है जहाँ पे कंपटीशन दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे बड़ा एडवांटेज था एफएमसीजी कंपनीज के पास वो चले गया है बिकॉज ऑफ क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स। तो उसकी वजह से हमने देखा है काफी सारी D2C कंपनीज आ गई है एंड कंपटीशन बढ़ते हुए देख रहा है। तो आगे जाके भी वॉल्यूम ग्रोथ एक कंसर्न रहेगा, एंड अगर वॉल्यूम ग्रोथ कंसर्न है तो फिर ये करंट वैल्यूएशंस सस्टेन नहीं करेंगे। आगे जाके भी हमें टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन देखने मिलेगा ये कंपनी। ओके अच्छा, मैं देख रही थी इस फंड की और डिटेल्स राज, और फार्मा में आप इन्वेस्टेड हैं बट बहुत ज़्यादा पोजीशन आपकी नहीं है। तो क्या व्यू है फार्मा एज अ सेक्टर को लेकर? आपकी पोजीशनिंग कैसी है? गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट करें कि एक्सपोजर बढ़ते हुए दिखाई देगा? किस तरीके की सोच है आपकी फार्मा को लेकर? जी, फार्मा में हम एक्साइटेड है इन टर्म्स ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटी, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, बट एट द सेम टाइम कोई भी एक कंपनी में ज्यादा कन्विक्शन नहीं ले सकते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल जाना पड़ता है हर कंपनी के प्रोडक्ट्स में। उसमें से कितने अप्रूवल्स में गए हैं एफडीए के पास, कितने प्लांट्स अप्रूवल हुए हैं, नहीं हुए हैं, तो उसमें बहुत ही डिफिकल्ट है कोई भी कंपनी पे ज्यादा कन्विक्शन करना। तो इसलिए हमारा पहले से थीसिस यही रहा है फार्मा में कि 3 या 4 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो और ओवरऑल बास्केट बेसिस पे 5 या 6% तक एक्सपोजर रखो हर फंड में। तो हमारा फ्लेक्सी कैप फंड में भी सेम एक्सपोजर है, इधर भी सेम एक्सपोजर है। ओके तो सिमिलर स्ट्रैटेजी आप यहाँ लेकर चल रहे हैं फार्मा को लेकर। अच्छा, स्मॉल कैप में मैं देख रही थी 13% के आसपास का आपका एक्सपोजर है? नहीं, इतना ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, लगभग 10% के आसपास होगा। और ये एज अ बास्केट ना होकर स्पेसिफिक स्टॉक्स पर ज्यादा आपने बेट किया है? जी डेफिनेटली, मिड एंड स्मॉल कैप्स में जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑन अ बॉटम्स अप बेसिस इवैल्यूएट करेंगे तो बेहतर रहेगा, बिकॉज हर कंपनीज बहुत ही नीश सेक्टर्स में है जहाँ पे 1 या 2 प्लेयर ही है, तो ऑन अ बॉटम्स अप बेसिस देखेंगे तो बेटर है। ओके अच्छा, 1-2 पॉकेट्स ऐसी जो ग्रोथ या फिर वैल्यूएशंस के मामले में बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं?
एक जैसे मैंने कहा एफएमसीजी स्पेस, दूसरा है डिफेंस। डिफेंस में ऑर्डर्स आएंगे बट एग्जीक्यूशन को बहुत टाइम लगता है, एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट एक ही कंज्यूमर होता है, तो आपके रिसीवेबल्स भी कंट्रोल में रहने चाहिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि रिटर्न ऑन कैपिटल जो ये कंपनीज बनाती है इतनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती नहीं है, एंड गिवन द वैल्यूएशंस वेयर दे आर करेंटली, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ओके। अच्छा, अगर हम अब आपकी ओवरऑल इस फंड को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी को समझें, कंसीडरिंग जिस तरीके की मार्केट साइकिल पिछले एक साल में रही है, या जैसी आप मार्केट साइकिल अगले एक साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या अप्रोच आपकी रहेगी? क्या रिस्क आप देख रहे हैं मार्केट में, या फिर अगर कुछ डाउनसाइड आती भी है तो किस तरीके से मैनेज करेंगे? क्या ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहने वाली है? जी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये फंड में ऑलरेडी 13 से 14% कैश है, तो अगर मार्केट्स में करेक्शन आता है तो हम रेडी है ये कैश डिप्लॉय करने के लिए। एट द सेम टाइम अगर मार्केट्स करेक्ट नहीं भी होते हैं तो एवरी डे हम कंपनीज को इवेल्युएट करते हैं, और अगर कोई अट्रैक्टिव कंपनी मिल जाता है तो हम निवेश कर देंगे उसमें। हमारा फिलॉसफी अगर देखने जाए तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन पर ज्यादा फोकस रहता है। तो जो म्यूचुअल फंड में अपसाइड कैप्चर रेशियो एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो बोलते हैं, सिंपली मैं समझाता हूँ। जो अपसाइड कैप्चर रेशियो होता है उस ये कहता है कि अगर इंडेक्स 100 से ऊपर जा रहा है तो आपका फंड कितने से ऊपर जा रहा है। तो हमारा लगभग अगर 5 ईयर का ये डेटा देखे तो लगभग 80% से ऊपर जाता है। और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो ये कैप्चर करता है कि अगर इंडेक्स 100 से डाउन जाता है तो आपका कितना डाउन जा रहा है। तो हमारा लगभग 40 से 50 के बीच में डाउन जाता है। तो ये दर्शाता है कि ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर रीजनेबल रिटर्न्स देते हो आप, तो बेंचमार्क को बीट करना इजी हो जाता है। तो अगर हमारे 3 इयर्स और 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स भी देखो तो मिनिमम रिटर्न्स काफी अच्छे रहेंगे। ओके, ओके। अच्छा, एक फाइनल सवाल आपसे राज। पहला तो ये कि भले ही इसमें 3 साल का लॉक इन है, बट आपके हिसाब से कितना होराइजन एटलीस्ट इन्वेस्टर लेके चले, क्योंकि ये एक प्योर इक्विटी फंड है, कितना समय एटलीस्ट दे अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए? रिस्क एपेटाइट किस तरीके की होनी चाहिए कंज्यूमर्स की, रिटेलर्स की, इसे बाय करने से पहले क्या कहेंगे? यूजुअली हम कहते हैं कि इक्विटी प्रोडक्ट्स में अगर निवेश कर रहे हो तो 5 इयर्स एटलीस्ट होराइजन होना चाहिए। और अगर आप ऐसे टाइम पे एंटर कर रहे हो जहां मार्केट के वैल्यूएशंस ज्यादा है तो वो होराइजन थोड़ा और भी लंबा होना चाहिए, तो लगभग 7 साल के आसपास। तो अगर 5 से 7 साल के आसपास होराइजन है तो ही इक्विटी प्रोडक्ट्स में निवेश करिए ये पॉइंट पे। अगर नहीं है तो काफी सारे डेट प्रोडक्ट्स है, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स है जो आपके लिए बेटर रहेंगे। और अगले एक साल के लिए या 2026 के लिए क्या आउटलुक है आपका मार्केट्स पर? जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो मुझे नहीं लगता है कि 2026 भी इतना अच्छा जाएगा इन टर्म्स ऑफ इक्विटी रिटर्न्स, बट 2025 जितना भी खराब नहीं रहेगा। ओके, चलिए, तो ये इंटरेस्टिंग था। 25 जितना खराब नहीं और बहुत ज़्यादा बेहतर भी नहीं, बट एनी विच वेज नववर्ष की शुभकामनाएं आपको भी राज। आया आप शो में हमारे व्यूअर्स को इस फंड के बारे में बताया, मार्केट्स पर अपने व्यूज़ दिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका राज। और इसी के साथ इस खास शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट वाली खबरें जानी CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।